नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया कि परिस्थिति कोई भी हो, उन्हें उनके कर्तव्य पद से नहीं डिगा सकती। आज दिन की शुरुआत एक बुरी खबर से हुई। सूरज उगने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा बा के निधन की खबर आ गई। सुबह 7:30 बजे मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके थे। मां के निधन से आहत थे। मां का अंतिम संस्कार होना था, तैयारियां हो रही थी। इसलिए लोगों को लगा कि मोदी आज जो तय कार्यक्रम है उनमें शामिल नहीं हो पाएंगे। मोदी को आज सुबह 11 बजे कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी। कई और परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग में हिस्सा लेना था। इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री कल ही कोलकाता पहुंच चुके थे। राज्य सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो गई थी। मोदी को 10:30 बजे कोलकाता पहुंचना था, लेकिन मोदी की मां के निधन की खबर आ गई। लगा कि अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रद्द हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे कार्यक्रम अपने तय समय पर हुए। फर्क बस इतना रहा कि मोदी खुद कोलकाता नहीं पहुंच पाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। 10:30 बजे मां हीरा बा को मुखाग्नि थी और शमशान से सीधे राजभवन जाकर 11 बजे कोलकाता में हो रहे कार्यक्रम से जुड़ गए। मोदी के इस व्यवहार पर पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन मोदी ने ट्विटर पर लिखा, जो सीखा मां से सीखा। मां में त्रिमूर्ति के दर्शन किए। मां ने ही सिखाया, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज मां के निधन के दुख के बावजूद प्रधानमंत्री ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई, कैसे व्यक्तिगत दुख और निजी क्षति से ज्यादा महत्व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दिया। यह तो सबको पता था कि प्रधानमंत्री मोदी की मां बीमार हैं, अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री उन्हें देखने पहुंचे थे, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत में सुधार भी हो रहा था। इसलिए मोदी वापस दिल्ली आ गए थे। कल शाम को हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया था कि 99 साल की हीरा बा की रिकवरी अच्छी है, लेकिन देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और तड़के 3:30 बजे हीरा बा का निधन हो गया। आज सुबह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देश को बताया कि उनकी मां हीरा बा का देहांत हो गया है। मोदी ने सुबह करीब 6 बजे ट्वीट किया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां से मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में मां से मिले जीवन के सबक को याद किया। लिखा, इसी साल मां के 100वें जन्मदिन पर जब उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अपनी मां की मृत्यु की खबर देश को देकर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। सुबह 7:35 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे। मां का पार्थिव शरीर वहीं रखा हुआ था। भाई के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव शरीर को दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद करीब 8:45 बजे प्रधानमंत्री और उनका परिवार हीरा बा के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट रवाना हो गए। हीरा बा का पार्थिव शरीर सरकारी शव वाहन से शमशान ले जाया गया। प्रधानमंत्री खुद मां के शव के साथ शव वाहन में बैठे थे। शमशान घाट पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की अर्थी को दूसरे भाइयों और परिजनों के साथ मिलकर कांधा दिया। शमशान घाट पे न तो कोई खास इंतजाम, न कोई सियासी तामझाम था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इसलिए जब उनकी मां के निधन की खबर आई तो ऐसा माना गया कि हीरा बा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जरूर पहुंचेंगे। फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हीरा बा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को बिना किसी बड़े इंतजाम के, बिना किसी तामझाम के अंतिम विदाई दी। हीरा बा को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। वहां से उनका शव एक सरकारी शव वाहन के जरिए ही शमशान घाट ले जाया गया। मां के निधन की खबर मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबको यह निर्देश दे दिया था कि उनके अंतिम संस्कार में भीड़ नहीं होनी चाहिए।
नेताओं की कतार नहीं लगनी चाहिए। जिसका जो कार्यक्रम तय है, जिसका जो भी काम है, वो उसे रद्द बिल्कुल ना करे। इसलिए हीराबाग की अंतिम यात्रा में केंद्र सरकार के कोई मंत्री नहीं दिखाई दिए, कोई बड़ा प्रशासनिक अमला नजर नहीं आया। हां, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कुछ स्थानीय बीजेपी नेता जरूर हीराबाग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हीराबाग की अंतिम यात्रा बिना किसी राजकीय सम्मान के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह निकाली गई। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेटा होने के कर्तव्य को बखूबी निभाया। अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया, नंगे पैर मां की अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान भूमि तक ले गए। उस दौरान ना कोई ट्रैफिक जाम हुआ, ना कोई वीआईपी विजिट हुई, ना कोई राजसी व्यवस्था थी, ना कोई भीड़ भाड़ थी। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पार्थिव शरीर पर घी का लेप लगाया। फिर उन्होंने अग्नि को हाथ में लेकर चिता के फेरे लिए और मुखाग्नि दी। मां को आखिरी विदाई देने के बाद मोदी कर्तव्य पथ पर बढ़ गए। शमशान भूमि से मोदी सीधे गांधीनगर में राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें पहले से तय प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना था। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश दे दिया था कि किसी को भी अहमदाबाद आने, उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने पहले से तय प्रोग्राम्स में शामिल हों। जब मैं यहां पर आया, मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो 99 ईयर से अधिक की हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, मठ की तरफ से मां हीराबेन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जब राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे, उस वक्त आज प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर से कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे। हालांकि आज मोदी को खुद कोलकाता जाना था। कोलकाता में 2 कार्यक्रमों में उनको हिस्सा लेना था। एक प्रोग्राम पश्चिम बंगाल में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत का था और दूसरा गंगा नदी की सफाई से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होनी थी, लेकिन मां के निधन के कारण मोदी कोलकाता नहीं जा सके। हालांकि हीराबाग के अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों प्रोग्राम्स में वर्चुअली हिस्सा लिया। पहले उन्होंने हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के लिए एक नए रूट का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा बंगाल में रेलवे की कई और परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री खुद तो हावड़ा नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो लोग पहुंचे उनसे सियासी तमाशा खड़ा हो गया। रेलवे के इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और दूसरे सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। बीजेपी के नेता भी आमंत्रित थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी हावड़ा के प्लेटफॉर्म पर पहुंची, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके स्वागत के लिए गए। तभी रेलवे लाइन के दूसरी तरफ उस पार प्लेटफॉर्म पर बैठे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बीजेपी नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता बनर्जी नाराज हो गई। वो मंच की तरफ जा रही थी, लेकिन नारे सुनकर प्लेटफॉर्म पर ही रुक गई और जय श्री राम के नारे लगा रहे लोगों को देखने लगी। उसी वक्त टीएमसी के समर्थकों ने भी जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी की नाराजगी देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने नारे लगाने वालों को शांत कराया। उनसे कहा कि नारेबाजी ना करें। इसके बाद
ममता प्लेटफॉर्म पर ही एक अलग कुर्सी मंगाकर बैठ गई। मंच पर जाने से ही मना कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्हें मनाने पहुंचे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बार बार आग्रह किया कि वो प्लेटफॉर्म की बजाय मंच पर आए, मंच पर उनकी कुर्सी है वहां बैठें जहां बाकी मेहमान बैठे हुए हैं। लेकिन रेल मंत्री की अपील को ममता बनर्जी ने बिल्कुल अनसुना कर दिया, ठुकरा दिया। वो वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठी रही। इसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी को बुलाने के लिए आए। राज्यपाल भी उनके पास खड़े रहे, ममता बनर्जी से मंच पर चलने की अपील करते रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल की बात भी नहीं मानी। वो नाराज होकर प्लेटफॉर्म पर ही बैठी रही और पूरे वक्त वहीं से प्रोग्राम में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ अधिकारी भी उन्हीं के साथ कुर्सी लगाकर बैठ गए। रेल मंत्री के बाद राज्यपाल भी ममता बनर्जी के पास से निराश होकर लौट आए। मंच पर राज्यपाल के अलावा रेल मंत्री वैष्णव, केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और दूसरे नेता बैठे हुए थे। ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही, जिसे बाद में हटा दिया गया। ममता के मंच पर आए बगैर ही प्रोग्राम शुरू हो गया। उस वक्त इंडिया टीवी की संवाददाता गुनिका अरोड़ा भी हावड़ा जंक्शन पर मौजूद थी। वहां क्या घटना हुई थी, सब कुछ गुनिका ने देखा और उसके बारे में उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री जुड़ चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी दरअसल कुछ नाराज हो गई है। ममता बनर्जी के सामने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और लगातार नारेबाजी हुई, जिसके बाद वो नाराज हो गई। और फिलहाल आपको तस्वीर दिखाएं कि वो मुख्य मंच से अलग प्लेटफॉर्म पर सामने कुर्सी पर आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी जो माननीय है सभी वो मंच पर बैठे हुए हैं। रेल मंत्री आपको मुख्य मंच पर दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल मुख्य मंच पर है, शुभेंदु अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य मंच से दूरी बना ली है। रेल मंत्री ने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया कि आप मंच पर आए, हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। उन्होंने वो नाराज हैं, जिसके चलते वो मुख्य मंच से दूरी बनाकर मंच से नीचे प्लेटफॉर्म पर जो कुर्सियां लगी हैं उस पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा राज्यपाल भी गए उन्हें मनाने। राज्यपाल ने भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, लेकिन ममता बनर्जी ने मंच से दूरी बनाई, वो मंच पर नहीं बैठी। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं और लगातार ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश की जा रही थी। मुख्य कार्यक्रम में वो आई, पहले वंदे भारत के साथ तस्वीरें खिंचवाई, सभी जो लोग आसपास आए हुए थे उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। लेकिन जब जय श्री राम के नारे यहाँ पर स्टेशन पर लगने शुरू हुए, उसके बाद ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने मुख्य मंच से दूरी बना ली, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री है, ऐसे में मुख्य मंच पर ही बैठना बनता था। लेकिन मुख्य मंच पर वो नहीं बैठी, वो मुख्य मंच से दूरी बनाकर पास में ही नीचे प्लेटफॉर्म पर जो कुर्सियां लगाई गई हैं वहां पर जाकर बैठी है। हालांकि जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां नहीं जुड़े थे। जब मोदी जुड़े तब तक हालात सामान्य हो गए थे। लेकिन ममता बनर्जी मंच पर नहीं बैठी थी, वो प्लेटफॉर्म के पर मंच के बगल में पड़ी कुर्सियों पर ही बैठी रही। प्रोग्राम शुरू हुआ, रेल मंत्री ने अपनी बात रखी, इसके बाद ममता को बोलना था। उस वक्त भी ममता डायस पर नहीं आई, जहां बैठी थी वहीं पर खड़े होकर उन्होंने अपनी बात कही। सबसे पहले मोदी की माताजी के निधन पर ममता बनर्जी ने शोक जताया, संवेदना जताई, कहा मां से बढ़कर कुछ नहीं होता, आपने अपनी मां को खोया है, मैं आपका दुख समझ सकती हूं। ममता ने कहा लेकिन अपने काम से आप हमेशा अपनी मां को याद कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर, टुडे इज ए सैड डे for you personally, and it's a great loss, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today, but because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Please take some rest, and I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no
substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. ममता की ये बातें सुनकर लगा कि वो मौके की नजाकत को समझ गई हैं। शायद इस वक्त ममता बनर्जी कोई सियासी बात नहीं कहेंगी, लेकिन यह उम्मीद गलत साबित हुई। मोदी की माताजी के निधन पर शोक जताने के बाद ममता ने फिर रंग बदला, सियासी रंग में आई। ममता ने कहा कि जिन योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है वो तो उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए शुरू की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन योजनाओं पर तेजी से काम किया, कभी फंड की कमी नहीं होने दी। इसलिए आज भले ही प्रधानमंत्री इन योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत खुशी का मौका है। और आखिर में ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोलकाता से जलपाईगुड़ी तक के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है। इससे बंगाल के लोगों का बहुत फायदा होगा। Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this. Along with I invited Pratibha Patil ji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigor or Chabdani, Boichi or Ammani Phalakata, all are material modification program. Third line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099 or 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this. And sir, you will be happy when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is been kept there. Along with that, Jalpaiguri is also was there. So I am very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. ममता बनर्जी जब बोल रही थी तो मोदी ने शांति से उनकी पूरी बात सुनी, संवेदना जताने के लिए आभार जताया। और इसके बाद मोदी बोले। सबसे पहले उन्होंने इस बात के लिए खेद जताया कि वो खुद कोलकाता में मौजूद नहीं हो पाए। मोदी ने कहा निजी कारणों से नहीं आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूं। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। और इसके बाद मोदी ने भी ममता को जवाब दिया। आज जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ उनका क्रेडिट लेने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, तो मोदी ने भी लगे हाथ बता दिया कि उनकी सरकार ने बंगाल के लिए क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं बंगाल में लागू की हैं, कितनी पूरी हो गई हैं, कितनों पर काम चल रहा है और कितनी योजनाएं पाइपलाइन में हैं। देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े
अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। और आखिर में मोदी ने बड़ी बात कही, बड़ा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले अपने निजी नुकसान के कारण राष्ट्र निर्माण का यज्ञ नहीं रोक सकते। मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए कहा कि कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, राष्ट्र निर्माण का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा। यानी, हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने रेल मंत्री या राज्यपाल के आने का भी इंतजार नहीं किया और वो पहले ही रवाना हो गईं। उनके बाद जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उन्होंने खुद भी रेल लाइन के उस पार बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। रेलवे के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल, यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम शामिल हुए। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। गंगा परिषद का काम गंगा नदी को प्रदूषित होने से रोकना है। इसके अलावा परिषद की जिम्मेदारी गंगा और उसकी सहायक नदियों में नई जान फूंकना भी है। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की 7 परियोजनाओं की शुरुआत की। अपने दिन भर के कार्यक्रम पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री राजभवन से एक बार फिर अपने भाई पंकज मोदी के घर गए, परिवार के सदस्यों से मिले और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज अपने प्रधानमंत्री का कर्तव्य के प्रति यह समर्पण देखकर पूरे देश को मोदी पर गर्व हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं। कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं तामझाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना। तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। हम लोग सभी उनके दुख में उनके साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादा आज दिखाई देश को और दुनिया को, इसका संस्कार तो मां से ही मिला है ना।
मोदी कर्मयोगी हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 8 साल में कोई छुट्टी नहीं ली, विदेश दौरों पर जाते हैं तो प्लेन में भी मीटिंग्स निपटाते हैं। ये सारी बातें तो देश देख चुका है। लेकिन आज मोदी ने जो किया उसे देखकर वाकई में पूरी दुनिया हैरान है। मोदी का मां के साथ कितना गहरा रिश्ता था। वो हर मौके पर मां का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। अपने जन्मदिन पर और मां के जन्मदिन पर जरूर मां के साथ होते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने कई बार अपने बचपन, परिवार की गरीबी और अपने संघर्षों का जिक्र किया है। इसलिए दुनिया जानती है कि मोदी के लिए मां सिर्फ शब्द नहीं, सिर्फ रिश्ता नहीं। इसलिए जब मां के निधन की खबर आई तो लगा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी रद्द होंगे। लेकिन मोदी ने दिखा दिया कि वो जो कहते हैं उसे खुद पर, अपने ऊपर लागू भी करते हैं। इसलिए आज मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का यज्ञ कभी रुकना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को हर पल राष्ट्र के लिए काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हालांकि इस मौके पर ममता बनर्जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया उसको लेकर अब खूब सियासत हो रही है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता तो इस प्रोग्राम में खलल डालने की नीयत से ही आई थी। जय श्री राम का नारा तो बस एक बहाना बन गया। देखिए, मैंने सुना था राम नाम लेने से भूत और पेतनी भाग जाता है। मनुष्य के ऊपर राम नाम का इतना प्रभाव मैंने पहले देखा। देखिए, जय श्री राम स्लोगान के लिए नहीं, ममता बनर्जी प्लानिंग करके आया था। इस कार्यक्रम को बंचाल करेंगे, नीचा दिखाएंगे, इसीलिए जय श्री राम ध्वनि उनके लिए एक बहाना बन गया। कुछ ही तो लोग जय श्री राम कहा था, उसको इग्नोर करते, साथ साथ तो बंद हो जाते। लेकिन उस जय श्री राम कुछ लोग देने के बाद उन्होंने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट करने से सब लोग जय श्री राम बोलना चालू कर दिया। उनका पार्टी का जो सपोर्टर है वो भी तो जय बांग्ला करके चिल्ला रहा था। कोई हम लोग या बीजेपी का कोई नेता के ऊपर तो प्रभाव नहीं हुआ। हम लोग तो जय बांग्ला सुन के हमारा एलर्जी नहीं हुआ। जय श्री राम में उनका इतना एलर्जी क्यों हुआ है? बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज जब सबको प्रधानमंत्री की कर्तव्य भावना और समर्पण से सीख लेनी चाहिए तो ममता बनर्जी ने नौटंकी की। वो एक ड्रामेबाज सीएम है। लेटेस्ट ड्रामाबाज ममता जी, शुभेंदु के लिए नहीं, नंदीग्राम के लिए, एक नए 5-6 के लिए। जो नंदीग्राम उनकी कंपार्टमेंटल सीएम बनाई, कलाकुंडा में इस तरीके से हरकत किया, आज भी किया। घटिया चीफ मिनिस्टर। बीजेपी ने हमला बोला तो ममता बनर्जी के बचाव में टीएमसी के नेता मैदान में आए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कहा कि ममता एक अचीवर है, राज्य की सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी को राजनीतिक शिष्टाचार नहीं आता। शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करती, इसलिए बंगाल की जनता बार बार बीजेपी को हराती है। राजनीतिक शिष्टाचार, पॉलिटिकल डिसेंसी, पॉलिटिकल सम्मान, ये सब चीज बीजेपी का डिक्शनरी में है ही नहीं। इसके पहले भी हम लोग देखे थे 2021 की 23 जनवरी को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे के लिए एक प्रोग्राम हो रहा था, गवर्नमेंट प्रोग्राम, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। वहाँ पर मौजूद थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके होते हुए बीजेपी का कैडर लोग और लीडर लोग किस तरीके से ममता बनर्जी को रिडिकूल किया। और आज भी हम लोगों ने देखा, इतनी सारी सेंट्रल मिनिस्टर का रहते हुए भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम को किस तरीके से सेफोनीफाई करके राजनीतिकरण किया, और किस तरीके से देश की भूतपूर्व रेल मंत्री, किस तरीके से भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, बंगाल से 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री, इतनी बार की जो प्राक्तन संसद रही, इतनी बार की जो सेंट्रल का मिनिस्टर रही, उसको किस तरीके से ओपनली रिडिकूल किया, इंसल्ट किया। ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी का संस्कृति है, इसलिए बीजेपी ऐसे करता रहता है। और बंगाल इस कल्चर का समर्थन नहीं करता है बोल के बंगाल बीजेपी को क्रमशः बंगाल बीजेपी को हर एक चुनाव में रिजेक्ट करता रहता है। तो वो लोग जितना ऐसे करेगा, बंगाल का आदमी उतना रिजेक्ट करता रहेगा। आने वाला चुनाव का नतीजा से ये साबित हो जाएगा। हकीकत यह है कि बंगाल के लोग जानते हैं कि ममता जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती हैं। कई मौकों पर वो नाराजगी जता चुकी हैं। इसलिए अब बीजेपी के कार्यकर्ता ममता को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और ममता भी ये बात जानती है।
इसलिए आज जब जय श्री राम का नारा लगा तो ममता उसे इग्नोर कर सकती थी, लेकिन ममता नाराज हो गई, मंच से दूर बैठ गई। उन्हें मनाने के लिए खुद रेल मंत्री गए, फिर गवर्नर ने हाथ जोड़कर उनसे मंच पर चलने की अपील की। अगर ममता उस वक्त मान जाती तो उससे ममता का भी कद बढ़ता, मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी बनी रहती। लेकिन ममता बनर्जी ने पद के बजाय अपनी प्रतिष्ठा को महत्व दिया। कम से कम ममता बनर्जी जैसी बड़ी और अनुभवी नेता से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता लक्ष्मण सिंह के एक ट्वीट ने पूरी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से 1 साल पहले ही हार मान ली है। असल में आज लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया, लिखा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में पता लगा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 96 में से सिर्फ 54 विधायकों के दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति नजर आ रही है, बाकी सब हारते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने लिखा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अगर ऐसे हालात हैं तो क्यों हैं? इस पर हाईकमान ही जवाब दे सकता है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 160 सीटें जीतेगी, सरकार बनाएगी। अब लक्ष्मण सिंह के दावे के बाद कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पार्टी की अंदरूनी बातें जानते हैं। कांग्रेस के नेता उनकी बात को झूठ या मनगढ़ंत कहकर खारिज तो नहीं कर सकते। इसलिए अब जवाब में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का सर्वे तो हुआ है, लेकिन उसका नतीजा क्या आया यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मण सिंह किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, ये वही जाने। तक सर्वे का सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव में सर्वे कराया है, परंतु सर्वे के कोई आंकड़े इस तरह के सार्वजनिक रूप से पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से नहीं बताए गए हैं। मैं ये मानता हूं कि सर्वे के जो सारी रिपोर्ट्स हैं, हम 3 सर्वे कमलनाथ जी हमेशा कराते हैं चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो। उन सर्वे के आधार पर निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष निकलने के बाद में फिर ये तय होता है कि भाई हमें किस उम्मीदवार को खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा। लक्ष्मण सिंह जी को कहाँ से आंकड़े प्राप्त हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता, वो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, किंतु उनने आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए वही बता सकते हैं। हमारा यह कहना है कि हम 160 से अधिक सीटें जीतने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह के खिलाफ बोलने से इसलिए भी बच रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण सिंह कोई छोटे नेता नहीं है। 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता संभल के बोल रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी के नेताओं को मौका दे दिया। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को एक बार फिर आईना दिखाया है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। एमपी में उन्हें कमलनाथ और दिग्विजय में पैचअप करवाना पड़ा और राजस्थान में गहलोत और पायलट का। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को आईना समय समय पर दिखाते रहते हैं और ये कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है जी। वो तो 54 बता रहे हैं जी। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के हालात ऐसे बनेंगे, ऐसे बने हैं कि कांग्रेस केवल एक परिवार तक सिमट के रह गई है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं जी। हमने पहले ही कहा था कि ये भारत तोड़ने के साथ कांग्रेस जोड़ने वाली यात्रा थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार की कवायद वो कर रहे थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ मिला रहे थे। उसके बाद यहाँ से राजस्थान प्रवेश किया तो जहां पर मध्य प्रदेश में यात्रा थी तब अशोक गहलोत कह रहे थे कि गद्दार है और बाद में जाकर के राहुल गांधी दोनों को साफ करने का प्रयास कर रहे थे। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के नेता ना तो बीजेपी को जवाब दे सकते हैं न लक्ष्मण सिंह के बयान को झूठा बता सकते हैं, इसलिए बीच की लाइन ले रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो कहा वो उनका व्यू हो सकता है। पीसी शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस को इस बार बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। सर्वे कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रतिदिन की प्रक्रिया है। लक्ष्मण सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कोई चीज़ कही है समीक्षा की, तो मैं समझता हूँ कि समीक्षा तो कांग्रेस पार्टी में होती रहती है और उनके अपने व्यू होंगे। मैं समझता हूँ कि 96 के 96 जो विधायक हैं ये सब जीत के आएंगे और साथ में 70-80 और आएंगे। और बार बार मैं कहता हूँ कि अब
114 नहीं, 174 विधायकों से ज्यादा से कमलनाथ जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर। लेकिन बीजेपी के नेता अब इस मामले में चुटकी ले रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाया है, इसलिए आज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने निशाना तो सही जगह लगाया है, क्योंकि जहां जहां राहुल के पैर पड़ते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी का बयान, उनका ट्वीट कांग्रेस की मध्य प्रदेश की बद से बदतर स्थिति को बयान करता है। लक्ष्मण सिंह जी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं है, वो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। वो दिग्विजय सिंह जो नेहरू परिवार के सपले सहार हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकार हैं। और जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति बनने वाली है, क्या सर्वे की रिपोर्ट है, ये सार्वजनिक किया है, इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां जा रही है वहां वहां कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिखर चुकी है। 2018 में कांग्रेस 114 सीटें जीती थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 18 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। अब कांग्रेस के पास 96 विधायक बचे हैं। अगर कांग्रेस का सर्वे यह कहता है कि इनमें से भी कांग्रेस 42 सीटें हार सकती है, तो अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन को देखते हुए यह कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है। पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 गुट थे, कमलनाथ का, दिग्विजय सिंह का और सिंधिया का। सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ 2 गुट बचे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह के सगे छोटे भाई हैं, दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं और लक्ष्मण सिंह भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब फिर से कांग्रेस पे एक तीसरा गुट बन रहा है? कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अगले साल राजस्थान में भी चुनाव होना है, और राजस्थान में तो गुटबाजी से पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी परेशान है। अब राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को जयपुर भेजा गया है। रंधावा 2 दिन से जयपुर में हैं और कांग्रेस के नेताओं से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। 2 दिन में ही सुखजिंदर सिंह रंधावा को यह समझ में आ गया कि राजस्थान कांग्रेस में आपसी कलह कितनी गहरी है, कितनी ज्यादा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि रंधावा के सामने आज अशोक गहलोत सरकार के मंत्री आपस में ही भिड़ गए। जितने भी नेता रंधावा से मिले, सब ने कहा कि अगर चुनाव से पहले गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह न हुई तो पार्टी की लुटिया डूबनी तय है। हालांकि रंधावा ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वो फिलहाल न तो चुनाव पर बात करने आए हैं, न उनका फोकस सरकार का कामकाज है। उनका मकसद फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है। पहले वो संगठन पर ध्यान देंगे और उसके बाद सरकार और चुनाव की बात करेंगे। मीटिंग के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो सबकी बात सुन रहे हैं और 1-2 दिन में इसका नतीजा सबको दिखाई भी देगा। 2 दिन से और आज भी पूरी फीडबैक ले रहा हूं और बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे और 1-2 दिन में रिजल्ट भेज देंगे। उन्होंने कहा कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाइए, तब तो वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है, वो मेरा काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा, मैं लोगों में बैठा हूँ। हम खत्म करेंगे। तो परिवर्तन होगा। मेरा काम है संगठन को पहले देखना, फिर गठन करने के लिए कितना समय का कोई टाइम नहीं। आप 1-2 दिन में लिस्ट देख लेंगे। आपने सुना नहीं कि 1-2 दिन में आप लिस्ट देख लेंगे। लेकिन अगले चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को? इसको किस चीज का? संगठन बनाने से। संगठन जो अस्तित्व में नहीं था ग्रामीण क्षेत्र में। मेरी भाई साहब बात सुनिए, आप मेरे को प्रेजेंट की बात करिए और फ्यूचर की बात करिए, पास्ट की बात मेरे साथ मत करिए। रंधावा से मुलाकात के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने का काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर से ही सही, अब पार्टी सही लाइन पर जा रही है। रघु शर्मा ने कहा कि पिछले 2.5 साल में जो हुआ वो पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस संगठन जल्दी बन रहा है, इसीलिए रंधावा जी यहाँ आए हैं। देर तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देर तो इतनी हो चुकी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में सब चीज़ों का समाधान निकल जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि सुलझे हुए प्रभारी मिले हैं, तो वो सबसे बात कर रहे हैं और जब से आए हैं लगातार इस काम की वो कोशिश में लगे हुए हैं। ये 2-2.5 साल का जो टाइम खराब हुआ, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने, जिला अध्यक्ष नहीं बने, पार्टी का कैडर पूरा नहीं बन पाया, वो तो सामने ही है। लेकिन अब उसको
बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं, हाईकमांड सब देख रहा है, मैं मेरी बात कर सकता हूँ और हर आदमी से यही उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी की हाईकमांड के प्रति लॉयल्टी दिखाए, संगठन के प्रति निष्ठा रखे। व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती है। रघु शर्मा की तरह कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने भी कहा कि अगर आपसी विवाद न सुलझे तो पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। अब सबको समझना होगा कि पार्टी नेताओं से बड़ी है। मेरा कभी कोई पाला नहीं था। जब ये संकट आया था, राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी स्वाभाविक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी, मेरे उन दोनों से ही संबंध है। राजस्थान में कांग्रेस का क्या हाल है और हाईकमान की कितनी सुनी जाती है, इसका अंदाजा सुखजिंदर रंधावा का बयान सुनकर ही हो जाता है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों जयपुर गए थे, लेकिन जयपुर में ये दोनों विधायक दल की मीटिंग तक नहीं करवा पाए थे। इसके बाद जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस सौंपा गया था, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे गलत मैसेज गया। खड़गे और अजय माकन उस वक्त एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे, इसलिए आज रंधावा ने कहा कि वो 5 स्टार होटल में नहीं रुके हैं, सर्किट हाउस में बैठकर सब नेताओं से बात कर रहे हैं, सुन सबकी रहे हैं और जल्द फैसला लेंगे। हो सकता है रंधावा फैसला ले लें, लेकिन सवाल तो यह है कि राजस्थान कांग्रेस के कितने नेता रंधावा के उस फैसले को मानेंगे। अब खबर महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र में विपक्ष के 47 विधायकों ने असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। अब इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपी है। स्पीकर पर विपक्ष के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाया गया है। शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत ने कहा कि स्पीकर अध्यक्ष के आसन पर बैठकर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष का एक प्रतिष्ठा होती है उस पद की, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हो, विधान परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन हो, ये संवैधानिक पद है। जब कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी की उस पद पर बैठती है तो अपने राजनीतिक विचार बाजू में रखकर काम करना चाहिए, विपक्ष पद्धति से काम करना चाहिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। जब से ये खोखे सरकार बनी है तब से विधानसभा के अध्यक्ष, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वफादार कार्यकर्ता हूँ, उस नाते काम कर रहे हैं। जो अपोजिशन है उनका आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वफादार कार्यकर्ता हूँ, उस नाते काम कर रहे हैं। जो अपोजिशन है उनका आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। शिवसेना के विधायक सदस्य हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने का मौका आता है तो सबसे पहले चेयर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास से इशारा लेते हैं, उसके ऊपर निर्णय देते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार की अप्रतिष्ठा इस पद की कभी हुई नहीं थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी यही आरोप लगाया। नाना पटोले ने कहा कि हाउस में स्पीकर ने ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। विधानसभा का अध्यक्ष जिस तरह से ये जो सेशन चला, इसमें सत्ता पक्ष को मौका देना और अपोजिशन को देना नहीं, ये उनके बर्ताव के विरोध में यह अविश्वास है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आइडिया विपक्ष ने इतना सीक्रेट रखा था कि कल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी सेक्रेटरी जनरल को सौंप दी गई, लेकिन इसकी भनक विपक्ष के नेता अजीत पवार को भी नहीं लगी, क्योंकि कल आधी रात को अजीत पवार ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अगर इसमें उनकी सहमती होती तो उनके भी साइन लिए जाते। मी सभागृहात होतो, मला माहित नाही। मी आज सकाळी 9ला जे आलो ते आता तुमच्या समोरच बाहेर आलो। म्हणजे सत्तेच्या आमदारांनी ज्या सह्या देऊन पत्र दिलं त्याबद्दल तुम्हाला कुठलीही कल्पना नाही आहे अविश्वास प्रस्ताव संदर्भात? मला जी माहिती आहे, मला जे थोडंफार कळतं त्याच्यामध्ये त्यांच्यावर 1 वर्षाकरता अविश्वास ठराव आणता येत नाही। मागे त्यांनी तो अविश्वास ठराव म्हणजे त्यांच्याकडचा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केलेला आहे, पण काय नक्की झालंय
ते मी म्हणजे माहिती घेतल्यानंतर सांगू शकेल. आत्ता मला आत्ताच्या घडीला तर काय माहिती. जर माझं संमती असती तर माझी सही झाली असती ना. तेच आम्ही त्यांनाही प्रश्न केला तर त्यांनी सांगितलं की यासाठी फक्त 29 आमदारांचीच गरज असते, सह्यांची गरज असते आणि यात 47 आमदारांच्या सह्या आहे. मी त्या संदर्भामध्ये उद्या माहिती घेऊन तुमच्याशी बोलीन. मला काही लपवायचं कारण नाही. अजीत पवार के बयान पर आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने तंज कसा. शिंदे ने कहा, महाविकास आघाड़ी में एक मत नहीं है, सब अलग हैं और सच्चाई आज सामने आ गई. विश्वास ठराव मांडण्यात आला, त्यामध्ये अजित पवारांची सही नव्हती आणि नियमानुसार 1 वर्षापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाहीये. मग महाविकास आघाडी किंवा विरोधी पक्ष कुठेतरी कमी पडतो असं वाटतं. अरे खरं म्हणजे ते सगळी माहिती घेऊन तर मांडलं पाहिजे. त्यांच्यामध्ये सगळं सावळा गोंधळ आहे, भांबावलेली परिस्थिती आहे. एक वाक्यताच नाही, हे आजच्या याच्यावरून दिसून आलं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज आदित्य ठाकरे के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें आदित्य ठाकरे ने कहा था कि 32 साल के लड़के से सरकार डर गई है. फडणवीस ने कहा, हम आदित्य से तो क्या, उनके पूज्य पिताजी से भी नहीं डरते. हम मुंबई में उनके नाक के नीचे से 50 आदमी ले आए और वो कुछ नहीं कर पाए. आम्हाला त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही हो. त्यामुळे ते आपलं म्हणजे एक आमच्याकडे नागपूरमध्ये एक म्हण आहे, नखून कटाके शहीद बनणार. अशा प्रकारचा हा विषय. कोण घाबरताय, कोणाला घाबरताय? आम्ही त्यांच्या पूज्य पिताश्रींनाच घाबरलो नाही. त्यांना घाबरायचा काय विषय आहे? त्यांच्या नाकाखालून 50 लोक निघून आले, ते काहीच करू शकले नाहीत. त्यावेळेस सांगत होते मुंबई पेटणार, मुंबईला आग लागणार. आग सोडा, माचीसची काळी नाही जळली. कारण लोकांनाही पटलं होतं की यांनी हिंदुत्व सोडलंय, बाळासाहेबांचे विचार सोडले, शिंदे साहेब करतात ते बरोबर आहे. त्यामुळे सगळे लोक आमच्या पाठीशी उभे राहिले. विधानसभा सत्र के आखिरी दिन स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव बहुत सोच समझकर लाया गया है, क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी जानते हैं कि अभी तो सरकार के गठन को कुछ महीने ही हुए हैं और 1 साल से पहले विश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता. लेकिन फिर भी प्रस्ताव क्यों लाया गया, ये समझ लीजिए. जनवरी से एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में निलंबन को लेकर सुनवाई शुरू होने वाली है. विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, तो उद्धव गुट कोर्ट में दावा करेगा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव लंबित है. ऐसे में वो कैसे विधायकों को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं? और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला अगले सत्र से पहले होगा नहीं, इसलिए यह मामला अगले सत्र तक टल जाएगा. क्योंकि यही काम एकनाथ शिंदे के गुट ने किया था, वही फॉर्मूला अब उद्धव ठाकरे के गुट ने अपनाया है. टीम इंडिया के बैट्समैन और विकेटकीपर ऋषभ पंत आज एक भयंकर कार दुर्घटना का शिकार हो गए. देहरादून के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है. ऋषभ के सर और घुटने में गंभीर चोट आई है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है. ऋषभ पंत का जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे थे. दिल्ली से रुड़की जा रहे थे. सुबह करीब 5:20 पर रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ. उनकी कार सड़क के किनारे एक मिट्टी के टीले से टकरा गई. इसके बाद उनकी कार से पंत ने कंट्रोल खो दिया और उनकी कार आगे करीब 100 मीटर बाद सड़क के किनारे लगे एक पोल से टकरा गई. सीसीटीवी फुटेज में यह साफ नजर आता है कि एक्सीडेंट बेहद भयानक था. जिस वक्त ऋषभ पंत की यह गाड़ी डिवाइडर से टकराई, उसके बाद उनकी कार हवा में पलट गई और उसके बाद उछलकर सड़क की दूसरी ओर चली गई. उसके बाद जाकर के रुकी. एक्सीडेंट होने के कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ी में जबरदस्त तरीके से आग लग गई. जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त सामने से रोडवेज की एक बस आ रही थी. बस के ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और ऋषभ पंत की गाड़ी से टक्कर होने से बस को बचा लिया. उस वक्त आसपास कोई और नहीं था. बस ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत दोनों तुरंत ऋषभ पंत की कार की तरफ दौड़े. गाड़ी में आग लग चुकी थी. रोडवेज बस के ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत ने बस में सवार कुछ यात्रियों की मदद से ऋषभ पंत को उनकी मर्सिडीज कार की विंडो से बाहर निकाला, शीशा तोड़कर. बस के ड्राइवर सुशील ने बताया कि उनकी कार ने कई बार पलटी खाई और उसके बाद दूसरी साइड जाकर के गिरी. जैसे ही वो 100 मीटर के आसपास आई, वो सीधी रेलिंग कूदी हमारी तरफ.
2 रेलिंग वो तोड़ी उसने, पोल तोड़ा, जो पोल का लगा उसका पिछला सा पोल दिल्ली की साइड में पड़ेगा। उसने 4 पलटे खाए, ऐसे गाड़ी ने पलटे खाए हैं, वो आपको वहाँ CCTV लग रहे हैं, उसके आधार पर देखा है सभी ने। मैंने तुरंत देखा, मैं ये कनेक्टर साइड में जा रही, मैंने तुरंत झटका मारा। स्पीड तो वही थी 40 की, स्पीड नहीं कम हुई थी, क्योंकि सेकंडों के हिसाब में समझ नहीं पाते क्या करना क्या है। कनेक्टर साइड से ड्राइवर साइड में करी, थोड़ा रास्ता हो गया, वो कनेक्टर साइड से निकली, मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा। जल्दी से जाकर हमने देखा ये भाई गाड़ी के परखच्चे उड़े थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। ये खड़ा था, इसने देखा कि पलटा लिया उसने थोड़ा, क्योंकि इसने इसको मुंदा लटा दिया, भाई तो इसको सांस चल रहा है। उसको इसने कहा अभी उसको, भाई ठीक है तो बोले हाँ मैं, क्या होया, बोले मेरे को नींद में झपकी आ गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को उस वक्त जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने जो शख्स है वो भारतीय क्रिकेट टीम का क्रिकेटर है, ऋषभ पंत है। उन्होंने ऋषभ को कार से बाहर निकाला। ऋषभ पंत उस वक्त होश में थे। उन्होंने अपनी मां का फोन नंबर दिया, लेकिन किसी ने उनकी माताजी को जब फोन लगाया तो फोन बंद था। इस बीच एम्बुलेंस आ गई। वहां मौजूद लोगों ने फौरन ऋषभ पंत को एम्बुलेंस से रुड़की के एक हॉस्पिटल में भेजा, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। इस दौरान वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत को चोटें आई थीं, लेकिन वो बात कर रहे थे। ये देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह एक्सीडेंट हुआ, 5 बजे, सुबह के 5 बजे थे, और मेरा मकान जहाँ यहाँ से 50 मीटर आगे है। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, पीछे से तो मुझे नहीं दिखाई दिया, आवाज गई अंधेरे में, लेकिन जैसे वहां पे जाके गाड़ी में आग लगी तब एकदम दिखाई दिया कोई एक्सीडेंट है, आग लगी। तो मैं वहां से एकदम निकल के दौड़ता हुआ आया, तो मेरे से पहले 2 लड़के और थे बाइक पे, शकरपुर के थे, इधर मिल में नौकरी करते हैं। वो आगे, फिर एक गाड़ी रुकी रोडवेज, तो काफी लोग बाग हो गए, तब उनको अंदर से निकाल लिया। आप कहाँ पे थे और कहाँ पे इम्पैक्ट आपने सुना और क्या देखा था उस समय, क्या तस्वीर थी, एग्जैक्टली कहाँ पे थे आप? आवाज आई, और आवाज आने, मैं बिल्कुल 50 मीटर आगे वहाँ पे, ये मार्केट जो दिख रही है वहाँ पे ही मेरी मार्केट है। 50 मीटर पे दूर से आवाज आई, आवाज आने के बाद फिर आग जली, तब तक हम गाड़ी के पास पहुंचे, आग लग चुकी थी। उस समय ऋषभ किस स्थिति में थे, कैसे निकाला? बिल्कुल सही थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने बताया, हमने उनको दूसरी साइड पे ले जाके अलग से गाड़ी से दूर बैठा दिया। निकाला कैसे आपने उस समय? क्या बहुत ज्यादा उस समय आग लगी हुई थी गाड़ी में, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा? पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी पूरी तरह, लेकिन आग शुरू हो गई थी ठीक ठाक, बहुत जल्दी से करके 3-4 लोगों ने, अकेले होते तो नहीं निकल पाना था, 4-5 लोग थे, फिर आगे तो उन्होंने सबने उनको निकाल लिया। शीशा थोड़ा तोड़ के निकाला या फिर उसके बाद वो पूरा किया? नहीं, कांच टूट के जब निकाला उनको। ऋषभ पंत ने रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर को खुद बताया था कि उन्हें एक झपकी आ गई थी नींद की वजह से, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में भी यही बात सामने आई है। प्रातः 5:22 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। ऋषभ पंत फिलहाल देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहीं उनका इलाज चल रहा है। ऋषभ की मां देहरादून के हॉस्पिटल में उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से थोड़ी देर पहले ऋषभ पंत की मां को फोन करके ऋषभ का हालचाल लिया है और उनकी तबीयत के बारे में पूरी जानकारी ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी ऋषभ पंत और उनकी फैमिली के टच में है। बीसीसीआई ने एक बयान जारी किया है, इसके मुताबिक ऋषभ पंत को माथे पर 2 कट आए हैं, दाएं घुटने का लिगामेंट टियर हुआ है, दाएं हाथ की कलाई में चोट है, पैर के अंगूठे में भी चोट आई है और पीठ पर रगड़ आई है। जिस मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां के डॉक्टर्स कहते हैं कि ऋषभ को आईसीयू में रखा गया है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे।
और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरे एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। एक्सीडेंट तो बहुत भयानक था। गाड़ी रोड के डिवाइडर को तोड़ती हुई दूसरी तरफ जाकर के पलट गई। गाड़ी में आग भी लग गई थी। ऋषभ पंत को आप सोचिए गाड़ी के कांच को तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। इतना बड़ा हादसा था। शुक्र की बात है कि ऋषभ पंत सुरक्षित हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऋषभ जल्द ठीक हों और फिर से मैदान पर लौटें। इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जबरदस्त भीड़ है। शिमला, मनाली और कुल्लू हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सड़कों पर चलने तक की जगह नहीं है और गाड़ियों का लंबा काफिला है। अटल टनल के पास कई किलोमीटर जाम की खबरें 2 दिन से आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हिमाचल पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। आप तस्वीरें आप जो देख रहे हैं शिमला की हैं और आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि भीड़ का क्या आलम है। शिमला में सिचुएशन यह है कि वहां पर ज्यादातर पार्किंग्स फुल हैं। जो लोग दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा या देश के और हिस्सों से वहां पहुंच रहे हैं उन्हें अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। होटल्स की पार्किंग तो पहले से ही फुल है। ऐसे में शिमला घूमने के लिए आए लोगों के लिए अपनी गाड़ी को खड़ा करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी यही हाल है। नए साल के मौका है, बर्फबारी कभी भी हो सकती है, इसलिए स्नोफॉल देखने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आज स्नोफॉल के बाद अटल टनल के साउथ पोर्टल पर रोहतांग पास के पास करीब 400 गाड़ियां फंस गई, जिन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वहां से निकाला। कुल्लू मनाली में सबसे ज्यादा भीड़ की वजह स्नोफॉल है। यहां के सोलांग नाला, कोठी, पलचान ऐसे कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। इसलिए नए साल से पहले यहां ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। हालात यह है कि मॉल रोड पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है और हर रोज हजारों गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। नए साल का स्वागत करना, न्यू ईयर का जश्न मनाना ये कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 243 नए केसेस आए हैं और देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3600 से ज्यादा हो गई है। इसलिए जश्न मनाते हुए ये मत भूलिए कि नए साल के साथ साथ कहीं कोरोना वायरस आपके घर भी ना पहुंच जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।